हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी ने नारायण को बुलाया और नारायण जी की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, कुछ क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी थी। अब आपसे पूछोगे ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसने बनाई, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी किसने बनाई, तो आपका आंसर ब्रह्मा जी नहीं हो जाए, है ना। तो ब्रह्मा जी सिर्फ और सिर्फ हमारी काल्पनिक स्टोरी में थे। अदरवाइज तो जो फंडामेंटल जो पूरा का पूरा हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो हम आप और हमारे जैसे किसी इंसान ने ही, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी हमसे ज़्यादा थी, उसने इस तरीके सारी चीज़ें बनाई होगी। और एक कमेटी बैठी कि भाई वर्ल्ड वाइड इस अर्थ पर जितने भी देश हैं उन सबको मिलकर एक कॉमन मेजरमेंट लेना चाहिए और ये सारी की सारी यूनिट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो, इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए और उसके हिसाब से हमारे सिस्टम बने, यूनिट्स के सिस्टम बने। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो हमारी पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, जिसमें हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 थी, जो उनकी क्या क्या यूनिट्स होगी उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मेजरमेंट होता है वो 2 तरीके से पॉसिबल है। अब देखिए, मैं एक थोड़ी सी स्टोरी अगर आपको ले जाऊं कि पेड़ था हमारा, है ना। आप बोल रहे होंगे सर बार बार पेड़ पे ले जाते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। चलो, तो यहां से फल गिर रहे होंगे, यहां से फल गिर रहे होंगे, है ना। नेचर तो हमेशा से था, बहुत पहले से था। यहां पर 2 दोस्त बैठे हुए हैं, है ना। ये 2 दोस्त कौन है? वही हमारे नदी किनारे से आए हुए 2 दोस्त। ठीक है, ये 2 दोस्त बैठे हैं। इन्होंने बोला कि चलो पेट भरने के लिए भूख लगी, तो इन्होंने क्या किया, खाना स्टार्ट किया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन हो गया। इन दोनों ए और बी 2 पर्सन है, यहाँ पे 2 दोस्त है, इन दोनों दोस्तों के बीच में कंपटीशन हो गया। जैसे गोलगप्पे का कंपटीशन देखा कि नहीं आपने, सिमिलरली ये फ्रूट्स का कंपटीशन है। चलो, एक फ्रूट मैं खाता हूं, दूसरा ये खाता है, फिर ये एक खाएगा, फिर ये खाएगा, और जो ज्यादा खाएगा वो जीतेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि फ्रूट्स खाने का क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। अब भाई एक फ्रूट ले, फिर वो ले, दूसरा ले, तीसरा ले, तो अब इसकी ध्यान कौन रखेगा कौन जीता है, तो उसके लिए चाहिए काउंटिंग, है ना। फ्रूट्स की काउंटिंग तो करनी पड़ेगी। तो हम लास्ट में जब इन दोनों में से किसी एक को विजेता घोषित करेंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए एप्पल है थोड़ी देर के लिए, कि भैया हमें ये बताना पड़ेगा ना कि इसने 5 एप्पल खाए और इसने 4 एप्पल खाए, है ना। तो विजेता कौन हुआ, कंपटीशन कौन जीता, ए दोस्त जीत गया। तो हमें ये जो काउंटिंग है कि 4 एप्पल 5 एप्पल इस तरीके से बताना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट का एक तरीका तो ये है कि काउंटिंग से हो जाए, है ना। जैसे हम लोग अगर मार्केट जाएं और बोलें कि भैया हमें 12 केले दे दीजिए, है ना, 10 केले दे दीजिए, 6 केले दे दीजिए, तो हमने क्या मांगा, काउंटिंग के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, हमारी बात को कन्वे किया। और कोई भी सामान हम जब खरीदते हैं तो एक नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, इस नंबर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया 5 मैंगो दे दो हमें, है ना, 5 आम दे दो, बनाना दे दो, है ना, 6 बनाना दे दो। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमारा काम। इसमें कहीं पर यूनिट की जरूरत पड़ रही है क्या हमें? बिल्कुल नहीं पड़ रही है। तो इस तरह का जो आदान प्रदान, तो बहुत पुरानी हिस्ट्री वगैरह जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा कि इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमारा देन लेन का जो सिस्टम था ना, रुपी, करेंसी, ये तो सब जगह अवेलेबल नहीं हुआ करता था, है ना। मुझे याद है, मैं अपने बहुत पहले बचपन की अगर बात करूँ तो गाँव में क्या होता था ना कि फ्रूट्स बेचने वाले आते थे गर्मियों के टाइम पर, है ना। तो वहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, गर्मियों की छुट्टियों में एक गेहूं या हो गया जो भी अनाज रहता था, खासकर गेहूं हमारे इधर ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, तो गेहूं का एक बर्तन भर के रखते थे। तो क्या होता था, कोई भी बेचने वाला आया तो वो बोलता था कि एक कुछ भी कंटेनर का एक धामा या कुछ भी, एक घर में कुछ भी बर्तन है उसके साइज का गेहूं ले लूंगा और उसके बदले में इतना फ्रूट दे दूंगा। तो ये आदान प्रदान, जो गेहूं अनाज से अनाज देकर कुछ लेना, तो ये तो हम लोगों ने ही देखा है। तो हमसे तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी ने तो बहुत काम किया होगा इस दिशा में, है ना। आइसक्रीम या कुल्फी वाला जो होता था, कुल्फी दे देता था 2, चलो ठीक है, 2 मग आपका गेहूं दे दो, अनाज दे दो कुछ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेजरमेंट आया कि भाई 1 किलो गेहूं के बदले में 6 केले ले लो, है ना। गेहूं बराबर केला, मक्का बराबर केला, मैंगो, आम, इस तरह की प्रैक्टिसेस आज भी बहुत सारे गाँव में होती है जहाँ पे करेंसी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। कई बार सोयाबीन वगैरह के सीजन में क्या होता है ना, जलेबियाँ वगैरह मिलती है, सोयाबीन बीन के लोग इतनी इकट्ठी कर ली, दियाते थे दुकान पे, चलो इसके बदले जलेबियाँ मिल जाती थी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस होती थी। तो वहाँ पर जब ये जैसे काउंटिंग की बात करें तो वहाँ पर भी देखो यूनिट्स जब
जब उनको पता नहीं था, कोई सेंस नहीं था बहुत पुराने जमाने में, तो वो भी क्या करते थे, हाँ इनमें से हो सकता है कि दुकानदार ज़्यादा चालाक निकला तो उसने धान ज़्यादा ले लिया, उसको लगा इसकी ज़्यादा कीमत है और उसको जो सामान है उसके बदले वो कम दिया। बट ठीक है, दोनों का क्या हो गया, ट्रेड तो हो ही चुका था। तो काउंटिंग एक ऐसा फॉर्मेट था जहां पे यूनिट्स की जरूरत नहीं थी। बट अगर आपको कुछ ऐसी चीजें लेना हो, लाइक थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल दूं कि जो मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदने जाना हो, आपको क्या करना हो, कपड़ा खरीदने जाना हो, तो भाई ये रेडीमेड शर्ट पैंट तो बाद में बनी, पहले तो सिर्फ कपड़ा होता था, कपड़े को कट करके उसको सिलाई में लिया जाता था। तो मान लीजिए आपने बोला कि मुझे कपड़ा दी, अब कपड़ा क्या 1 2 3 कोई वो तो है नहीं, तो आपने क्या किया कि एक स्केल ली, एक डंडा लिया और उस डंडे पे 2 मार्किंग बना दी। क्या बना दी, 2 मार्किंग, एक मार्किंग यहाँ पे बना दी और एक मार्किंग यहाँ पे बना दी, और बोल दिया कि इतनी लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, इतनी लेंथ को क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, इतनी लेंथ को। ये 2 मार्किंग करी और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने बोल दिया, मान लो इतना डिस्टेंस हुआ, जिसको बोल दिया 1 मीटर कपड़ा, है ना। अब मान लीजिए आपको 3 मीटर कपड़ा लेना है, 3 से 4 मीटर कपड़ा लेना अपने शर्ट पैंट सिलाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कपड़े के ऊपर उसका ये पूरा का पूरा जो आपका कपड़ा है उस पे इसके कितने नाप होने चाहिए, ये 1 मीटर हो गया, फिर यहाँ से दूसरा मीटर हो गया और ये हो गया 3 मीटर, 1 मीटर। ये मतलब आपने क्या किया, उस कपड़े के सेम 1 मीटर के 3 हिस्से कर लिए, ताकि आपको इतना मेजर कर लिया, 3 बार मेजर कर लिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 मीटर कपड़ा, और आप लेके चले गए। और उसने जो पैसा भी लगाया वो 1 मीटर के हिसाब से लगाया, है ना। याद है, आप छोटे मोटे क्या बोलते हैं, छोटे मोटे कपड़े वगैरह लेने जाओ, सिलाने वाले नहीं, नॉर्मल कहीं चढ़ाने वाले, जैसे दरगाह वगैरह पे चढ़ाने वाली चादर चलती है या फिर हनुमान जी का चूल्हा चलता है, वो लेने जाओगे तो वो कैसा हाथ से ही नाप देता है, ये मीटर। आप यकीन भी कर ले तो ठीक है यार, इसने हाथ वाथ इतना करा तो 1 मीटर ही होगा, है ना। आप देखते हो, तो ये 3 मीटर। अब देखो 3 मीटर में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये थी आपकी जो यूनिट, वो कितनी बार रिपीट हुई, ये यूनिट आपकी 3 बार रिपीट हुई, 3 बार रिपीट हुई, मतलब 3 बार इन्वॉल्वमेंट हुआ उस यूनिट का। तो ये है आपकी न्यूमेरिकल डिजिट, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी है ये, एक तरह की क्या है, नंबर है, काउंटिंग है, ये काउंटिंग है कि पर्टिकुलर यूनिट की कितनी बार रिपीटेशन हुआ, कितनी बार काउंटिंग हुई, तो वो आपका क्या रहा, 3 मीटर कपड़ा। तो असल में इस मेजरमेंट की 2 खासियतें, एक तो काउंटिंग हो गई और दूसरी यूनिट हो गई। क्या हो गई, यूनिट। अब इस यूनिट के अंदर क्या होना चाहिए, यूनिट के अंदर देखिए, यूनिट के अंदर क्या है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट, इसका मतलब n इंटू यू, है ना। एक न्यूमेरिकल और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे यूनिट है। सपोज करो आप लेने गए, मान लीजिए कि भैया आप 1 kg का समथिंग कुछ लेने गए, है ना, कुछ kg के हिसाब से। सपोज करो, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कद्दू होता है ना, सब्जियां लेने जाते हैं तो एक बड़ा सा कद्दू रखा है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, है ना, ये कहावत तो सुनी होगी, कद्दू, ठीक है। चलो कद्दू है बड़ा सा। अब देखो, आप जब सब्जियां लेने जाते हो तो बड़ा सा पूरा का पूरा कद्दू कोई नहीं खरीदता, उसमें से दुकानदार क्या करता है, कट कर करके देते जाता है। क्या करता है, कट कर देता है। तो मान लीजिए आपको चाहिए कि ये इतना सा, एक कट हो गया, दूसरा कट हो गया, तीसरा कट हो गया, है ना, इस तरीके से कट करते देता है। और वो क्या करता है, कट करके उसको मेजर करता है। तो उसने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए उसने एक एज्यूम कर लिया, उसके पास अभी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है नापने का, उसने एज्यूम कर लिया कि इतना वाला जो कटिंग है, थोड़ी देर के लिए इसमें हम ये मान के चलें कि ये हटा देते हैं 2 मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कटिंग हुई, इस इतने कटिंग को इन्होंने बोल दिया, इतना वाला जो कटिंग है इसको बोल दिया 1 kg। क्या बोल दिया, 1 kg। इतने कटिंग के पीस को इसने क्या बोल दिया, 1 kg का है ये, है ना, 1 kg का। अब ये क्या कर रहा है कद्दू, उसके सिमिलर कटिंग करते जा रहा होगा, उसके सिमिलर कटिंग करते जा रहा होगा। और आपको अगर तीन हिस्से चाहिए तो इसी ने बोल दिया कि 3 kg हो गया ये, है ना, 3 kg हो गया। तो इसने क्या किया,
कि पर्टिकुलरली एक पीस को मेजर करके उसके हिस्से करते गया उसी के नाप के, हो सकता छोटा बड़ा हो सकता था, तो इसमें एरर के चांसेस भी बहुत होते थे इस तरह के मेजरमेंट में, इस तरह की प्रैक्टिसेस में, है ना। जैसे अभी मैंने बताया था कि गांव कस्बे में गेहूं लेके कुछ देना, तो उसमें भी एरर के चांसेस बहुत होते थे। कई बार दुकानदार का फायदा होता, कई बार ग्राहक का फायदा होता, क्योंकि दोनों को नॉलेज पूरा था नहीं, तो मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी बहुत रहती थी। तो इस तरीके से देखो तो दो टाइप के मेजरमेंट हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग रहे कि भाई 5 मैंगो दे दो, 6 बनाना दे दो, 11 ये दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, काउंटिंग है। तो काउंटिंग में इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह के मेजरमेंट में क्या हमें यूनिट की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। बट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जहां पर हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी, लाइक कपड़े का मेजरमेंट लेना हो या फिर सब्जी भाजी लेने जाना हो, तो उस तरीके जैसे कद्दू हुआ, तो ये हमें, तो इस वाली यूनिट में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और पर्टिकुलर उसकी क्या यूनिट है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मेजरमेंट के ये दो स्तंभ पे समझ में आया। तो इसी हिसाब से अब यूनिट का मतलब क्या है कि यूनिट का मतलब है कि हमने ये जो केजी लिख दिया, मीटर लिख दिया, ये किसने बनाई होगी? ये कहीं ना कहीं से सिस्टम एडॉप्ट किया होगा ना। शुरुआत में कुछ सिस्टम लाए होंगे, फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक होंगे, तो फिर दूसरा लेके आए होंगे, फिर वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो फिर तीसरा लाए होंगे कि हाँ भैया अब तो पूरी दुनिया इसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो एक हिस्ट्री रही है वेट एंड मेजरमेंट का कि पहले क्या आया, सीजीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यूनिट का मतलब आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ विच अ पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी की, देखा ना हमने मल्टीपल टाइम्स कितनी रिपीट हो रही है, उसी को एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने रेफरेंस चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये अभी जो लेबोरेटरी वगैरह में सारा जैसे मीटर, केजी, ये हम अपने हिसाब से, अब जैसे आप बोलोगे कि सर ये आपने जैसे बताया कि मीटर है, 2 निशान लगा लो और ये मीटर बना लो, तो ऐसे तो अब हर कोई अपना अपना निशान बना लेगा कि मेरा मीटर तो इतना है, तेरा मीटर इतना है, तेरा मीटर इतना है, तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हर कोई अपना अपना मीटर नहीं बना सकता, इसीलिए यूनिवर्सली हम लोगों ने एक लैब क्रिएट करी है ताकि पूरा वर्ल्ड उस लैब से जो निकला हुआ मीटर है कि भाई ये 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच का ही एक मीटर कहलाएगा। वो फ्रांस में है, वो फ्रांस के पेरिस शहर में वो लेबोरेटरी, मुझे याद नहीं, गूगल सर्च कर लेना। उस लेबोरेटरी के अंदर ये 2 निशान के ऊपर इतना मेजरमेंट लिया जाता है और वहीं से मीटर का जन्म हुआ और सबको बोला गया भाई अब सारे मीटर जो वर्ल्ड वाइड बनेंगे वो इन्हीं 2 निशान के हिसाब से बनाएंगे, अपने अपने हिसाब से नहीं होना है ना। तो यही यूनिट की डेफिनेशन है। तो इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ PQ फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे लिखेंगे हम? N इंटू यू। N का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, U का मतलब है यूनिट। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि मेजर में जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे लिखाएगी? N इंटू यू। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट्स भी हो। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रिटिश वाला था, ब्रिटिश मेथड था जिसमें FPS, F का मतलब क्या होता था? फुट, है ना। F का मतलब होता था फुट, है ना, फुट। जैसे हम लोगों ने 1 फुट मतलब फुट का मतलब जो अपना फुट होता है ना, उसी का मेजरमेंट है। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन था, किसी का छोटा पाँव हो जाए, किसी का बड़ा हो जाए, किसी का क्या हो जाए, तो उसमें बहुत एरर के चांसेस हुआ करते थे, है ना। फुट, इसको FT लिखते हैं, FT। P का मतलब है पाउंड, है ना। अब देखो बहुत सारे जो केक वगैरह बनते हो पाउंड से ही, आज भी पाउंड के उसमें ही होते हैं, है ना, पाउंड। इसको LB से आई थिंक डिनोट करते हैं, LB से। और ये है सेकेंड, ये तो टाइम को हमेशा से सेकंड में लिया गया। तो ये हमारा FPS ब्रिटिश सिस्टम था। फिर क्या हुआ? फ्रांस वालों का जमाना आया। फ्रांस वालों ने बोला कि C है, ये CGS सिस्टम में जो C है वो सेंटीमीटर है, फुट नहीं लेंगे हम, सेंटीमीटर लेंगे। G का मतलब क्या है? आपका ग्राम, ठीक है। G का मतलब क्या है? ग्राम। और S का मतलब अभी भी क्या है? सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब अभी भी क्या है? सेकेंड। ग्राम को कैसे डिनोट करते हैं? G से, ठीक है। चलो अभी बाद में करेंगे ये सब। MKS में फिर क्या हुआ? इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ कि M को हम लोगों ने बोला, इसको बोला मीटर। यहां सेंटीमीटर था, अब इसको बोल दिया मीटर। देन इसको बोल दिया हमने, ग्राम को बोल दिया केजी, और S को बोल दिया सेकेंड। और इसी का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने SI यूनिट बोला। SI यूनिट लगभग MKS के बराबर ही, रेशनलाइज MKS भी बोलते हैं। और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? SI यूनिट। और ये SI यूनिट जो है आज की तारीख में जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजरमेंट और वेट और मेजरमेंट में जो भी सारी चीजें लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी SI लेते हैं,
ठीक है, एसआई इंटरनेशनल यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, एसआई यूनिट। अब देखो इसमें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, उनको हम एसआई के इसमें देखें तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपका हो जाएगा मीटर में, लेंथ काय में हो जाएगा मीटर में, मास काय में हो जाएगा केजी में, ठीक है, मास काय में हो जाएगा केजी में। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, केजी मीटर, टाइम काय में हो जाएगा सेकंड में, है ना। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिख रहा हूँ मैं, पहले तो पूरा लिख देता हूँ, यूनिट्स का नेम लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, मीटर, मीटर, ठीक है। मास किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। टाइम सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर सेल्सियस नहीं है ना, केल्विन, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, केल्विन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, एम्पेयर, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काय में आएगा, मोल आएगा, है ना। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप। चलो अब इनके सिंबल, सिंबल देखें अगर तो इसका क्या है, मीटर सिंबल है एम, किलोग्राम में केजी, सेकेंड में एसीसी, केल्विन में के, एम्पेयर में ए, ठीक है, कैंडेला में सीडी, और ये मोल में ए मोल, मोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, यूनिट्स और उसके सिंबल है, ठीक है। तो असल में एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम था, फिर हमारा ये आया फ्रांस वाला, है ना, फिर हमने एमकेएस, एमकेएस का ही मॉडिफाइड वर्जन एसआई है। एमकेएस बोले या एसआई बोले, लगभग लगभग सिमिलर बात है, बट एसआई इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स का इस तरीके से यूनिट्स और उसका नामकरण किया है, उसका सिंबल यूज किया हम लोगों ने। तो ये सारी के सारी हमारी यूनिट्स है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इनकी खासियत क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले तो ये क्या है, वेल डिफाइन हो, कि भैया आसानी से डिफाइन की हुई रहे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहे, ठीक है। दूसरा है इनवेरिएबिलिटी, मतलब इनमें क्या है ना कि पता चले वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कि कभी यहाँ पे ये है, कभी वहाँ पे ये, 2 पॉइंट्स इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसके यहाँ पे, टेम्परेचर या फिर सराउंडिंग या जो हमारा नेचुरल जगहों पे चेंजेस नहीं आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मतलब फिजिकल कंडीशन की वजह से इसमें कोई मेजरमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे, ठंड में कुछ है, गर्मी में कुछ है ना, इनवेरिएबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो, नहीं तो गड़बड़ होगी। भैया देखो पुराने ज़माने में गांव में चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से अलग तरीके का मेजरमेंट चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, रिपीटेबिलिटी, जितनी जो मेजरमेंट करेंगे, एक बार किया तो सपोज करो कुछ एक्स नंबर आया, तो दूसरी बार करें तो ही वही भी एक्स नंबर ही आना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं ना कि दूध या दही लेने जाते तो वो किलो 1 kg नाप देता है, फिर हम बोलते एक बार और रिपीट करो, तो रिपीट करें तो चेंज नहीं होना चाहिए, वही का वही आना चाहिए, है ना। रिपीटेबिलिटी भी सेम होना चाहिए। कन्वीनियंस इन यूज़, कि भैया सबसे बड़ी चीज़ है कि यूज़ करने में बहुत ही आसानी रहे, अदरवाइज लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे, है ना, अलग अपना सिस्टम चला लेंगे, ठीक है। देखिए आप करेंसी वगैरह में भी तो ऐसे ही होता है, अगर करेंसी अगर आप बहुत अच्छे से नहीं रखो, रुपया आसानी से अवेलेबल नहीं हो सके, तो लोग बाग फिर अपनी करेंसी या अपने छोटे छोटे कस्बों में कुछ अलग करेंसी लेके आ जाएंगे। तो पैरेलली किसी देश में पैरेलली दूसरा सिस्टम करेंसी का खड़ा हो सकता है। इसी वजह से जैसे इंडिया है तो आरबीआई क्या करता है कि इतना सिस्टम को अच्छे से रखा, हर जगह अवेलेबिलिटी रखी कैश की, ताकि करेंसी दूसरी खड़ी नहीं हो। अदरवाइज तो क्या है, जनता को जहाँ मिलेगा मौका वो अपना सिस्टम अलग से खड़ा कर देती है, ठीक है। चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए यूनिट्स का। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है यूनिट्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्लासिफिकेशन तो क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसमें जो हमारी 7 यूनिट्स थी फंडामेंटल वो आ चुकी है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आ चुकी है। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो स्पीड है ना, स्पीड, तो ये हो गया क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड भी एक यूनिट है, क्या है ना, मीटर पर सेकेंड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में m बाई मीटर पर सेकेंड, m/s। तो मीटर पर सेकेंड भी एक यूनिट है, बट ये क्या है, डिराइव हुई है। कौन से डिराइव, मीटर और सेकेंड, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होने वाली यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। जैसे कि स्पीड था, ऐसे कई सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, और आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली स्टूडेंट को ये पता होता है कि 7 फंडामेंटल्स है और 2 सप्लीमेंट्री है,
है ना, नॉर्मली यही पता होता है, बट थोड़ी सी डेप्थ में जानना बहुत जरूरी है ना। तो 7 फंडामेंटल तो ठीक है, उसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, कौन सी, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। ये किसके लिए यूज होती है, ये यूज होती है बेसिकली, ये हमारा जो रेडियन है ये प्लेन एंगल के लिए यूज होता है। क्या होता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ये किसके लिए यूज होता है, प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल। समझाता हूं इसका मतलब क्या है, प्लेन एंगल, और ये हमारा सॉलिड एंगल के लिए यूज होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है कि सपोज करो ये 2 फिंगर है मेरी, है ना, 2 लाइन है 2D में, और इन दोनों के बीच का एंगल है ना, सपोज करो ये हमारा, ये क्या हुआ, ठीक है, ये इस तरीके का एंगल है ना, 2D 2 डायमेंशनल में, जैसे 2 उंगली है, इन दोनों उंगली के बीच का जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा, है ना। तो ये आपका क्या था, रेडियस, रेडियस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर रेडियस, और ये था आर्क, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था ना मैंने, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन, अब देखेंगे अगर रेडियन, रेडियन की डेफिनेशन क्या थी, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल है, जिसको हम लोगों ने ये वाला पूरा का पूरा आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल, यहां पे गड़बड़ होती है। आप आइसक्रीम खाओ ना, कोण होता है कि नहीं, कोण, थोड़ी देर के लिए मैं 3D बनाता हूं, ये 3D में जो कोण होता है, तो इस कोण में है ना, आइसक्रीम वाला जो कोण होता है उसको मैंने उल्टा कर दिया है, तो इसका जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल, इसका जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल है हमारा यहाँ पे 3D में जो एंगल है, 3D में जो एंगल है ना, ये 3D में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये है सॉलिड एंगल का एंगल, और इसको काय में मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि 7 फंडामेंटल के साथ में 2 सप्लीमेंट्री होती है, एक प्लेन एंगल होता है, दूसरा सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल मतलब कि हमारा सिंपल 2D वाला जो है उसको रेडियन में हम लोग मेजर करते हैं। स्टेरेडियन क्या है, कोण, कोण से याद रखो ताकि याद रहेगा आपको। तो कोण में जो सॉलिड एंगल होता है मतलब 3D मॉडल है ना, कोण 3D में जो कोण दिखाई देता है उसका एंगल वो किस एंगल से सस्टेंडेड है, वो है आपका। तो कोण का एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। उसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए नीट में बहुत एकदम डायरेक्टली आ जाते हैं, तो याद रखने का। 2 और यूनिट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट। ऐसी यूनिट जो देखो, एसआई का तो सिस्टम हम लोगों ने फिक्स कर रखा है, बट ऐसी यूनिट से जिसको जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को मीटर में काउंट करते हैं, बट कुछ ऐसी यूनिट्स भी है जो डिस्टेंस को मेजर करती है, लाइक लाइट ईयर्स, है ना, लाइट ईयर, लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर से भी हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस का ही यूनिट है। सिमिलरली एक हमारा हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ये भी हमारी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, पावर की यूनिट है भैया, एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर, है ना। तो ये भी हमारी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट से। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये पावर की यूनिट है, हॉर्स पावर, लाइट ईयर, है ना। तो ये हमारी क्या है, इसके अंदर शामिल नहीं है, इससे हट के है, तो इनको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट। दूसरा है इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट का मतलब क्या है कि ये नेचर में जैसे फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो नेचर है उसके सेम वाली नेचर की नहीं होती है, बट ये मतलब हमको लगता है ये इसकी यूनिट होगी, बट ये दूसरे की रहती है। लाइक सपोज करो मास, मास की यूनिट क्या होनी चाहिए, अगर वेट लिखे, मास मतलब तो वेट ही है ना, देखा जाए तो एक नॉर्मल अगर सोचे तो उसकी तो क्या होनी चाहिए, WT होना चाहिए, WT, है ना। वेट क्या होना चाहिए, मास के लिए होना चाहिए, मास के लिए, और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, WT। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मास की हमने यूनिट क्या डिफाइन करी, मास की यूनिट डिफाइन करी हम लोगों ने क्या है, kg, है ना। तो वेट फोर्स के टर्म में हम लोग बात करेंगे, है ना, जब फोर्स पढ़ेंगे तब उस टर्म में वेट की बात करेंगे। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर यूनिट भी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों यूनिट, ठीक है, बट ये आपको क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे लिख दिया। अदरवाइज आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो मेन यूनिट है हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट से और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन फैक्टर। देखिए, कन्वर्जन फैक्टर को समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि वो डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी उस पर जो लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, है ना। सपोज करो ये 2 अलग अलग यूनिट के हम लोग लेते हैं। मैं बोला यहाँ पे कि 1 मीटर, एमकेएस में 1 मीटर, है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एमकेएस में मैंने बोला कि 1 मीटर लेंथ है एमकेएस में, तो सीजीएस में वही लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लेंथ का क्या चलता है, सेंटीमीटर,
तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। CGS MKS में जो 1 मीटर का लेंथ है, CGS में जाके वो क्या हो जाएगा 100 मीटर का लेंथ, है ना। तो ये क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा हम बोलते ही और करते ही कन्वर्जन। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, इन दोनों यूनिट्स को ध्यान से देखो। पहली चीज तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, चाहे ये 100 हो गया हो, चाहे ये 100 हो गया हो, बट फिर भी ये किसके 1 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि पीछे से पावर किसका है, 1 के पीछे पावर है मीटर का, और यहां 100 मीटर ये बड़ा तो है, बट इसमें पीछे की साइड में जो पावर है ये थोड़ा सा हल्का है। इसका मतलब हम ये मान के चले कि यहां पर देखो ये आपकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, n से, और ये आपका क्या है यूनिट, ये क्या है आपका यूनिट, ठीक है, इसको u से। सिमिलरली यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम लोग अगर यहां पे बोले, एक सिस्टम बोले n1 u1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा u2। अब ध्यान से देखो, ये अगर मुझे दो चीजों का जवाब दो कि मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, मीटर बड़ा है सर। यूनिट का अगर कंपैरिजन करें तो सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, मीटर बड़ा है ना। तो जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अगर हमें इक्वल करना है तो इनके मैग्नीट्यूड इक्वल करना है अगर मुझे, तो जिसकी यूनिट बड़ी है ना, जिसकी यूनिट बड़ी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, जिसकी यूनिट छोटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। समझ पा रहे हो। सपोज करो एक एग्जांपल और ले लो कि 1 kg है ना, 1 kg, तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं CGS में करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी यूनिट छोटी उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ा है, और जिसकी यूनिट बड़ी है, किससे बड़ी है, इससे, ग्राम के कंपैरिजन में केजी बड़ा है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है ना। तो ये जो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, यहाँ से काफी न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आगे की क्लास में हम लोग करेंगे। तो यही सारे यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिखा है कन्वर्जन फैक्टर। तो यही आपका जो 100 है वो कन्वर्जन फैक्टर है। क्या लिखा, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सेट ऑफ यूनिट टू द अदर द रिक्वायर्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर, है ना। ये रिक्वायर्ड जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है ये हमारा क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है ना। तो देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और आगे फुट में जाए तो 3.28 फुट होता है, और अगर इंचेस में जाए 39.4 इंचेस होता है, ठीक है। तो दो नोट पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल कन्वर्टिंग वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अदर, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मस्ट रिमेन सेम, है ना। मैग्नीट्यूड आपका सेम होना चाहिए, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, है ना। एक यूनिट के कन्वर्जन से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है n इंटू यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। n इंटू, देखा हम लोगों ने कि यहां पर क्या था, ये छोटा वो बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, तो बड़ा छोटा क्या कर रहा है, बैलेंस कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, n इंटू यू क्या है आपका कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, है ना। क्या लिखा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ PQ इज फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अभी मैंने समझाया कि भैया जिसका यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये छोटा तो यूनिट बड़ी, ये बड़ा तो यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा तो यूनिट छोटा, है ना। तो छोटे बड़े का खेल है, तो इसका मतलब n इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द u। ये दोनों नोट पॉइंट इसलिए लिखवाए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज के फॉर्म में ये दोनों पॉइंट्स आ सकते हैं, और कई बार ये जो n इंटू यू कॉन्स्टेंट है ना, इसमें बहुत सारी बार स्टूडेंट न्यूमेरिकल गलत करते हैं, है ना, इसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। ये मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको तब समझाऊंगा, क्योंकि अभी यहां पे समझाना उतना उचित नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा। जो जिसकी जहां जगह है वहीं मैं समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, और ये फॉर्मूला कब लगाना है कब नहीं लगाना है वो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा,
ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एट दिस नोट हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से कहानी स्टार्ट करी थी कि मेजरमेंट के दो स्वरूप होते हैं, पहला है काउंटिंग, दूसरा है यूनिट। काउंटिंग के लिए यूनिट की जरूरत नहीं है, वो अकेला अपने आप में इनफ है, बट यूनिट्स में आपको न्यूमेरिकल डेटा भी चाहिएगा और यूनिट्स भी चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन किया, n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट देखा, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और उसी का मॉडिफाई एसआई यूनिट। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, एप्लीकेशन पे आपको नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नमस्ते नेट जी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है ना, जब आपको कई बार जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन बन जाता है तो थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है, इसीलिए मैं जो थ्योरेटिकल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको नोट फॉर्म में लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोगों ने क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में हमने सारी यूनिट्स ले ली, जो जो इंपॉर्टेंट थी वही बता दी, जो इंपॉर्टेंट नहीं थी उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एमकेएस, सीजीएस में किस तरीके से चीजें होती वो भी बता दिया, है ना। दूसरा है आपका कि लास्ट में कन्वर्जन फैक्टर, और ये दो नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको आ जाते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो न्यूमेरिकल में देखेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये यूनिट्स के बारे में पूरा का पूरा हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, भैया इनके डायमेंशन क्या है, फिर वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, ठीक है। मजा आ रहा होगा। तो ये कंटेंट जो है वो बहुत ही बिल्कुल बेसिक से लगभग एडवांस तक जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी रहेगी एडिशनली, अदरवाइज बाकी और कुछ भी नहीं। सारा अलग अलग हर एक अच्छी से अच्छी किताब का कंटेंट मैं यहाँ पे समावित करके पूरा का पूरा अच्छे से उसको जमा के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।